नमस्कार। आज आरक्षण के एक सबसे बड़े सवाल पर चर्चा करूंगा कि जो टेट में जो आरक्षण दिया जाता है, जो पात्रता परीक्षा में जो आरक्षण का लाभ दिया जाता है, क्या वो मुख्य भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता है। सवाल बड़ा कॉमन है। टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप नाम जानते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा। अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम रखा हुआ है। राजस्थान में रीट है, तो कहीं अलग राज्य में इसका दूसरा नाम है। एनसीटी ने इसका नाम टेट रखा है। सेंट्रल का नाम है, केंद्रीय जो सीबीएसई करवाती है उसका नाम है सीटीईटी, सीटेट। लेकिन सवाल आज का सबसे बड़ा कॉमन है, सब कई राज्यों में ये मुद्दा कई बार विवादित बना हुआ है। एनसीटी ने अपनी 2011 की गाइडलाइन में ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच आदि आरक्षित कैटेगरी को 5% की पासिंग मार्क्स में छूट दी थी। उसके बाद एक विवाद हुआ कि कई राज्य सरकारों ने कहा कि आरक्षण का लाभ जिन्होंने स्टेट पासिंग मार्क्स में ले लिया उसको हम मुख्य भर्ती परीक्षा के चयन में जो जहां पर आप मास्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, वहां आपको लाभ नहीं देंगे, क्योंकि आपका दोहरा लाभ हो जाएगा आरक्षण का। एक भर्ती में एक अभ्यर्थी को 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। ये एक बेसिक सवाल इसी के साथ और है दूसरा, कि यदि आप सीटेट पास करी है आरक्षण का लाभ लेकर, छूट का लाभ लेकर 5% का, बट आप दूसरे राज्य के हैं और आपने सीटेट पास करी और दूसरे राज्य में जाकर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो वहां पर क्या आप उससे एलिजिबल हैं या नहीं। सपोज कीजिए ये मामला मैं चर्चा कर रहा हूं, आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान किसी राज्य से, आपने सीटेट पास करी 55% के साथ, बट आप DSSSB का फॉर्म भर रहे हैं दिल्ली सरकार की भर्ती का, क्या आप वहां पर योग्य हैं या नहीं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, वो भी इस सवाल पर चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के छात्र 5% का लाभ लेकर सीटेट पास कर लेते हैं और दिल्ली के अंदर भर्ती होने वाले में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सीटेट माना जाता है, तो वो वहां पर योग्य है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और वो आरक्षण का लाभ वहां ले पाएंगे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मामलों में नियम व्याख्या करती है, संवैधानिक और कानूनिक मामलों में। आज इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूंगा। मेरे समझ से बाहर है कि जब सुप्रीम कोर्ट से इतने फैसले आए हुए होते हैं, तो ये जो भी राज्य की सरकार है, वहां के अधिकारी इन फैसलों को पढ़ते क्यों नहीं है। क्या उनको मालूम नहीं होता, क्या लीगल डिपार्टमेंट को भी मालूम नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दे रखा है, क्यों अभ्यर्थियों को पीड़ित करते हैं। खैर, इस मुद्दे से अपने को हटकर मेन मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो राजस्थान से चला था, विकास सांखला वर्सेस विकास अग्रवाल है। राजस्थान से चला था ये मामला और 2016 में जाते जाते इस मामले पर फैसला हुआ था डिटेल से, और सिविल अपील नंबर है 3545 से लेकर 3549 तक इसके सिविल नंबर है, बट्टा 2016। बेंच थी ये AK सीकरी और RK अग्रवाल, और जज थे जो इसको फैसला लिखने वाले वो AK सीकरी थे, और ये फैसला दिया गया 18 अक्टूबर 2016 को। ये जजमेंट बहुत ही क्लासिकल हुआ है, इसमें बहुत सारे सिविल अपील लगी हुई हैं। ये मामला राजस्थान से चला था, और शॉर्ट में चर्चा करते हुए आऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट के पैराग्राफ में साफ साफ क्या कहा कि क्या ये दोहरा आरक्षण है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट एक लाइन में मैसेज क्या है। टेट जो परीक्षा होती है वो एनसीटी के द्वारा निर्धारित किया हुआ गाइडलाइन है 2011 में, और सभी राज्यों के लिए मैंडेटरी है, बाध्यकारी है करवाना शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले। इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो 60% है। SC, ST, OBC, PH जो तमाम कैटेगरी को 5% की छूट दी गई। उसके बाद हुआ क्या कि राजस्थान में ये एक टेट का रीट नाम रखा जाता है, RTET उस समय नाम रखा जाता है, वहां पर मामला चलता है, और 23 मार्च 2011 को राजस्थान का वो मामला आता है जिसमें राजस्थान सरकार SC, ST, OBC
एसबीसी को 10% और इन आरक्षित कैटेगरी की विडो और डिवर्स वोमेन को, विधवाओं और उनको 15% और पीएच को 20%, ऐसे करके 50% तक उन जिसके भी 50% आए उसको टेट पास कर दिया जाता है। मामला हाईकोर्ट में जाता है 6 अक्टूबर 2012 को, और राजस्थान हाईकोर्ट है वो राजस्थान सरकार के निर्णय को गलत ठहरा देती है, बट एनसीटी के निर्णय को जो 5% छूट दिया गया उसको सही ठहरा देती है। उसके बाद एनसीटी के गाइडलाइन पैराग्राफ 9 का उल्लेख करते हुए राजस्थान सरकार की दी गई छूट को अवैध बता दिया जाता है। उसके बाद मामला डबल बेंच में जाता है, जहां पर 2013 से फैसला होता है, वहां पर सिंगल बेंच के फैसले को सेट असाइड रद्द कर दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है, क्वेश्चन कर दिया जाता है, और एसएलपी उसमें सेम ग्राउंड के साथ कुछ रीजंस के साथ वो अपना नया जजमेंट दे देते हैं डबल बेंच। उसके बाद 2013 में 26 जुलाई 2013 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के एसएलपी जो 23,508/2013 जो राजस्थान हाईकोर्ट की एसएलपी थी 23,508/2013, इस एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पर स्टे लगा देता है। इसी बीच में 4 सितंबर 2013 को राजस्थान सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी कर देती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा का सब्जेक्ट टू आउटकम रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखते हुए, और इसी बीच में टेट 2012 परीक्षा का आयोजन हो जाता है। ये तमाम होते हुए सुप्रीम कोर्ट बाद में ये तमाम मामलों पर हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर कट अपने फैसले में कहता है। उसका हिंदी अनुवाद और अंग्रेजी अनुवाद आपके ऊपर है। अंग्रेजी में ढंग से लिखा हुआ, हिंदी में मैंने लगभग एक कोशिश करी है कि सटीक अनुवाद करने की। जब थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो आप अंग्रेजी वाला उसको पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ कहा है, इट इज क्लेरिफाइड दैट concession of the passing marks in TET would not be treated as concession falling in the appropriate category। सुप्रीम कोर्ट का ये साफ कहना है कि जो आपने टेट पासिंग मार्क्स में जो छूट दी गई है वो आपके आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा कि आपने उस कैटेगरी से आरक्षण का लाभ लिया है। उन्होंने विशेष कंडीशन बताई कि एज, आपने जो वो छूट ली थी, उम्र या तमाम ऐसी रियायत का यदि आपने लाभ नहीं लिया है और आप सामान्य तरीके से 55% पर पास हुए, बाकी कोई एज से संबंधित उम्र या वो तमाम से संबंधित है स्पेशल क्राइटेरिया का कोई आरक्षण का लाभ नहीं लिया है, आपको मात्र पासिंग मार्क्स में छूट मिली है, तो आपको आरक्षण जो टेट में दिया हुआ जो 5% की छूट है वो आने वाली भर्ती परीक्षा में वो आरक्षण का लाभ काउंट नहीं होगा। आप आरक्षण का लाभ मुख्य भर्ती परीक्षा में ले सकते हैं। आपका चयन दोहरा आरक्षण लाभ वाली जो बातें कही जाती हैं सरकारों के द्वारा वो कोई दोहरा लाभ नहीं है, यानी जो पात्रता परीक्षा में दी गई छूट आरक्षित कैटेगरी को वो आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा। वो एज ए पात्रता परीक्षा में दी गई छूट है, वो आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि टेट में आपके 55% पर आप पास होते हैं, जहां पर 60 है, और आरक्षित कैटेगरी को 55, आप 55 पर हो जाते हैं। आगे आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा आप पेपर देते हैं, उसमें पास होते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको जनरल में रखा जाए। यदि आपके जनरल में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आरक्षण की कैटेगरी है उसकी यदि उतने मार्क्स आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच बहुत साफ सुथरे शब्दों में कहा, और उसके बाद ये राजस्थान का मामला निपटा। लेकिन एक नया विवाद उत्पन्न और होता है जहां पर दिल्ली से उत्पन्न होता है। बेसिक सवाल ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है ये मामला, और केट से दिल्ली हाईकोर्ट जाता है, दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यहाँ 3 जजों की बेंच का मामला है, लेकिन ये थोड़ा सा इस मामले से जो मैंने पहले बताया उस मामले से थोड़ा सा अलग है। ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस प्रदीप कुमार है। सिविल अपील नंबर है 5259/2019। ये 3 जजों की बेंच है, आर भानुमति जज साहब, एस बोपन्ना जी और हरी शेखरा रॉय जज साहब। ऑथर है इस जजमेंट के जो हरी केगरा जो रॉय जज साहब है ये है। हाईकोर्ट के जजमेंट को ये सेट असाइड कर दिया जाता है। ये जजमेंट आता है 24 अक्टूबर 2019 को।
लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस जो प्रदीप कुमार है, ये प्रदीप कुमार का थोड़ा केस राजस्थान वाले से अलग है। ये केस अलग कैसे है, आपको मैंने शुरुआत में एक लाइन में बताया था कि ये प्रदीप कुमार दिल्ली का निवासी नहीं है, अदर स्टेट का है, बट ये सीटेट पास है। बट सीटेट में वो पास आरक्षण का लाभ लेकर है, ओबीसी कैटेगरी से और 55% से पास होता है और 5% का आरक्षण का लाभ लेकर सीटेट में ये पास होता है। बट ये दिल्ली का नहीं है। आपको पता है कि राज्य सरकार की भर्ती में उसी राज्य का निवासी होता है तभी उसी को आरक्षण का लाभ मिलता है, बट ये दिल्ली का नहीं है। तो वहां पर दिल्ली का नहीं है तो दिल्ली के अंदर ये जनरल कैटेगरी में आता है। बट दिल्ली सरकार का कहना है कि ये अयोग्य है, ये पात्रता परीक्षा पास नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने जो सीटेट पास की है वो 60% अंकों के साथ नहीं की है, क्योंकि ये बाहरी राज्य का है, इसको 60% चाहिए। इसने 5% का लाभ लेकर ओबीसी से पास किया है, तो यहाँ पर ये उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये राज्य सरकार का निवासी नहीं है। तो यहाँ पर हम कैसे काउंट कर लें? ये एक नया इश्यू क्रिएट होता है। राजस्थान वाला तो राजस्थान के निवासियों का था, तो वहां पर वो चीज कह दी। अब ये आया कि दूसरे राज्य का है, हालांकि सीटेट वाला पास है, केंद्र सरकार की केवीएस एनवीएस भर्तियों में यदि वो दे तो उनके लिए वो दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं होगा। बट दूसरे राज्य में जाके दे और सीटेट में आरक्षण का लाभ लेकर, तो वो क्या है? इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कहती है कि जो अन्य बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया। जो विकास श्रृंखला से ये थोड़ा केस अलग है, इसके ग्राउंड थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि ये छात्र दिल्ली का निवासी नहीं है, सीटेट का लाभ लिया है ओबीसी से और दिल्ली का निवासी नहीं है, तो राज्य सरकार की भर्ती में वहां का आरक्षण का लाभ लेने के लिए वहां का निवासी होना चाहिए, तभी वो ओबीसी एससी एसटी के सर्टिफिकेट बनते हैं। जाति प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट तभी बनता है। इसका कास्ट सर्टिफिकेट तो नहीं बना, ये जनरल में तो जाएगा। बट दिल्ली सरकार का कहना है कि अयोग्य है, क्योंकि ये ओबीसी से जो पास हुआ है वो उस समय ये राज्य सरकार का निवासी नहीं था। अब ये इश्यू वहां पर आता है जहां राज्य सरकारें सीटेट के बेस पर भी शामिल कर लेती हैं अपने राज्य सरकार की टेट के अलावा, तो वहां पर ये क्रिएट हो जाता है। दिल्ली के अंदर होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कहा कि विकास श्रृंखला का जजमेंट सही है, बट इस केस के प्रेजेंट और फैक्ट अलग हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ये यहाँ पर योग्य नहीं है, ये यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता और ये जनरल में भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि जनरल की मेरिट है वो बाद में उसके साथ वो जो कॉम्पिटेंस है उसमें कमी हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आपको यदि सीटेट में ओबीसी का लाभ दिया यहाँ नहीं है, तो ये विकास श्रृंखला से केस अलग करते हुए और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी की दिल्ली की जो सिविल अपील को अलाउ कर दिया, हाईकोर्ट के जजमेंट को क्वेश्चन कर दिया, सेट असाइड कर दिया। अब इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का ये साफ कहना हुआ कि यदि आप बाहरी राज्य के हैं तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। अब आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं माना गया है, बट जिस राज्य में ये केंद्र शासित प्रदेश या कई राज्यों के अंदर सरकारें सीटेट को अपने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए उसको आधार मान लेती हैं कि सीटेट जो पास किए वो भी शामिल हो सकते हैं। अब उसमें उस राज्य के जो छात्र सीटेट पास किए हुए उनके तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो वहां का निवासी हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र पेश कर देंगे। बट जो बाहरी राज्य के आते हैं तो वहां समस्या आती है। जैसे राजस्थान की भर्ती है, यहाँ पर सीटेट अलाउ कर दिया, सपोज कीजिए, एक बार सोचिए, तो बाद में सीटेट यहाँ पर मध्य प्रदेश हरियाणा का छात्र आके पास पेपर देता है, बट वो ओबीसी या एससी एसटी का है, उसने 5% का लाभ लेकर सीटेट पास करी, वो यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद वो पेपर देता है, तो बाद में वो योग्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो पास हुआ है वो केंद्र सरकार का है। सीटेट आपको मालूम है कि वैसे केंद्र सरकार के लिए, राज्यों के लिए एनसीटी का प्रावधान किया, बट राज्य सरकार मान ले तो कोई उसमें ऐसा प्रावधान नहीं है कि एनसीटी वाले को वो सीटेट को मान नहीं सकते, वो उनकी पॉलिसी का मैटर आता है। तो बाद में ये विवाद चला, तो वहां का निवासी होना चाहिए, तो इसमें दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं माना गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वाला जो प्रदीप कुमार वर्सेस प्रदीप कुमार वाला जो मामला था, उसका जो फैक्ट और ग्राउंड था वो विकास श्रृंखला वर्सेस विकास अग्रवाल से कनेक्टेड और मैटर से अलग था।
क्योंकि वहां एलिजिबिलिटी पर प्रश्न चला गया कि ये योग्य है या नहीं, क्योंकि ये सीटेट जो पास हुआ है 50% के साथ, जो 55% के साथ जो पास हुआ है टेट परीक्षा में पास लेकर, लेकिन एक नई विवादित कैटेगरी आ जाती है कि जब आप उसको दोहरा आरक्षण का लाभ नहीं मानते हैं तो बाद में उसको आप आगे मुख्य चयन भर्ती परीक्षा में भले ही वो दूसरे राज्य का है तो आपने उसको इनएलिजिबल कर दिया, तो इसका मतलब वो दोहरा आरक्षण का लाभ तो आ गया कि क्योंकि वो, लेकिन वो ग्राउंड अलग हो जाता है क्योंकि उसने जो लाभ लिया अदर स्टेट का मामला आ जाता है, सेम स्टेट वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक जो कैंडिडेट ने जो कट ऑफ भेजी है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसी सरकार की तानाशाही की वजह से, नीतियों की वजह से, और सामान्य कैटेगरी की कट ऑफ कम और ओबीसी की ज्यादा चली गई है और बाकी कैटेगरीज की ज्यादा या कम बराबर सी हुई है। ये इसीलिए हुई है कि जिन छात्रों ने, जो महाराष्ट्र के जो छात्र ने मुझे जो बताया, उनका कहना है कि हम टेट परीक्षा में जो 55% के साथ हम जो पास हुए हैं जिस भी कैटेगरी के, उनको हमको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया गया, आरक्षित कैटेगरी में काउंट नहीं किया गया। ये उनके साथ बड़ा छेड़छाड़ किया गया और एक नियम का उल्लंघन हुआ है। तो ये गलत है, सरकारों को इन फैसलों का अध्ययन करना चाहिए। ये रिपोर्टेबल जजमेंट होते हैं, बेस होते हैं, जिसे भर्तियां कोर्ट में नहीं अटके, बहुत वो होता है। उन्होंने मुख्य तौर पर बताया कि ये है, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये दो जजमेंट है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने विकास आंकड़ा के जजमेंट को बहुत क्लियरली रखा है और उन्होंने साफ कहा है कि वो जजमेंट तो वैलिड है ही। उन्होंने दोनों में डिफरेंशिएट किया क्योंकि जो प्रदीप कुमार था वो अपना जजमेंट रख रहा था कि विकास आंकड़ा वाला बार बार रख रहा था, तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि आपके और उसके दोनों के ग्राउंड में क्या फर्क है, फैक्ट्स में क्या फर्क है, इसलिए उन्होंने ये जजमेंट दिया है। तो आखिर तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, टेट परीक्षा में किसी भी राज्य में जो निवासी है, जो कई राज्यों में विवादित चलता है, यदि उनको आरक्षण का लाभ लेकर, वो छूट का लाभ लेकर, जो रिलैक्सेशन जो दिया जाता है 5% का, वो आपका आरक्षण का लाभ नहीं गिना जाएगा फाइनल चयन में। वो कोई दोहरा आरक्षण नहीं होता है, कोई एक भर्ती में 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं गिना जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन जजमेंट है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।